देखिए उस दिन हम लोग 2015 का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है उसका हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा 24 नंबर जो क्वेश्चन कहता है क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो आप लोग को पता होना चाहिए हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। किस साम्राज्य से? विजयनगर साम्राज्य से। याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बहमनी साम्राज्य, और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य, और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन लिखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको लिखेंगे। देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है हम्पी किस नगर किस साम्राज्य से व्यवस्थित है? हम्पी नगर। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? विजयनगर साम्राज्य। किस क्या दिया हुआ है? विजयनगर। याद रखिएगा। ए में दिया हुआ है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। बी में क्या दिया हुआ है? बहमनी साम्राज्य। क्या दिया हुआ है? बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य बी में दिया हुआ है। उसके बाद सी में जो दिया हुआ है, सी में क्या दिया हुआ है? गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य। हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे इसका गुप्त साम्राज्य। डी में क्या दिया हुआ है? मौर्य साम्राज्य। याद रखिएगा डी में दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य। क्या दिया हुआ है? मौर्य साम्राज्य। देखिए क्या कहता है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा हम्पी जो है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। यानी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और आपसे पूछेगा हम्पी के जो अवशेष है उसको यूनेस्को के विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो याद रखिएगा हम्पी के जो अवशेष है उसको यूनेस्को के विरासत सूची में 1986 में शामिल किया गया। कब? 1986 में। याद रखिएगा 1986 में हम्पी के अवशेष को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है। आपसे पूछेगा तो हम्पी साम्राज्य किससे संबंधित है? विजयनगर से। और हम्पी साम्राज्य को हम्पी के जो अवशेष है वो कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है। और उसको यूनेस्को के विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा हम्पी के अवशेष को यूनेस्को के विरासत सूची में जो शामिल किया गया था वर्ष 1986 में। कब? वर्ष 1986 में। ये पूछा जाता है बार बार। आप देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में उसमें भी पूछा गया है हम्पी के अवशेष को यूनेस्को के विरासत सूची में कब शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के विरासत सूची में हम्पी को जो शामिल किया गया है वर्ष 1986 में। अब कहिएगा यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है। जिसका गठन आपसे पूछेगा यूनेस्को का सबसे पहले पूर्ण रूप क्या होता है। तो यूनेस्को का पूर्ण रूप पूछेगा तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का ये पूर्ण रूप है। और कहेगा यूनेस्को का जो गठन हुआ था कब हुआ था। तो याद रखिएगा यूनेस्को का गठन कब हुआ था। यूनेस्को का गठन जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। यहाँ यूनेस्को आया तो बता देते हैं यूनेस्को का गठन कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। कब? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ था। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। और याद रखिएगा पेरिस किस देश में है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है। और सबसे महंगा शराब कहेगा कहाँ मिलता है? सबसे महंगा शराब तो पेरिस में ही मिलता है। सबसे महंगा शराब फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। याद रखिएगा। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। 1336 एडी में इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। और किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? किसने किया? हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का। ये पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। कौन है? हरिहर और बुक्का। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन? हरिहर और बुक्का। और कब स्थापना हुई? 1336 ईस्वी में। कब? याद रखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। उसके बाद है बहमनी साम्राज्य। तो इसके जो संस्थापक थे हसन गंगू। सबसे पहले यानी कब स्थापना हुई थी इसकी? तो याद रखिएगा 1347 ईडी में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1347 एडी में। याद रखिएगा। उसके बाद इसके जो संस्थापक है हसन गंगू। कौन? हसन गंगू। नाम क्या है? हसन गंगू। देखिए क्या कहता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। यानी 1347 एडी कहने का मतलब हो गया ईस्वी। एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है। क्या होता है? एनो डोमिनी। और बीसी कहेंगे तो बिफोर क्राइस्ट, मतलब बीसी का मतलब ईसा पूर्व। और एडी का प्रयोग ईस्वी के लिए किया जाता है। ठीक है। तो 1347 एडी में किसका स्थापना हुआ था? बहमनी साम्राज्य। और इसके संस्थापक कौन थे? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? हसन गंगू। कौन? हसन गंगू। याद रखिएगा ना, हसन गंगू बहमानी साम्राज्य के संस्थापक थे।
उसके बाद है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है, और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। याद रखिएगा। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त। याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे, श्रीगुप्त गुप्त वंश के थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? तो याद रखिए, दिल्ली सल्तनत का समय सबसे पहले कब से कब तक है? तो दिल्ली सल्तनत का जो समय है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। तो 1206 से 1537 ईस्वी तक के बीच में ना, तो कह रहा है दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो 1347 और 1336, 1206 से 1506 के बीच में आता है ना। तो सबसे पहले अब ये जानिए शासक कौन था उस समय। तो उस समय जो शासक था ना दिल्ली का सुल्तान, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना जब हुई थी उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वह था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? याद रखिएगा, इस दोनों के स्थापना के समय कौन था? एमबीटी। एमबीटी कहने का मतलब क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। 1325 से 1351 किसका शासन काल है? मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी का। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय कहेगा दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और इधर गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन किया? श्रीगुप्त। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आपसे ये पूछा जाएगा, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल को याद रखिएगा, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? याद रखिएगा, गुप्त काल को। और गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। और पूछेगा गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। और पूछेगा अंतिम प्रमुख शासक कौन थे? भानुगुप्त। और कहेगा मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और कहेगा संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने वाला सबसे पहला वंश कौन था? मौर्य वंश। कौन? मौर्य वंश। ये पूछा जाता है, संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने वाला पहला वंश कौन था? मौर्य वंश। देखिए बात को समझिए, जब सिकंदर आया था भारत में, तो सिकंदर जब भारत से लौटा तो जो भारत के जो जितने भी उस समय साम्राज्य मगध जो प्रांत सब थे, जिसको अभी क्या कहते हैं 16 महाजनपद था, उस समय महाजनपद था, उस सब महाजनपद से अलग अलग हो गया। तो जब मौर्य वंश की स्थापना हुई 322 ईसा पूर्व में, जब धनानंद को हटाया, धनानंद को अत्याचारी शासक था, धनानंद अत्याचारी शासक था और नंद वंश का अंतिम शासक था कौन? धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण उत्तर भारत में जितने भी छोटे छोटे जनपद महाजनपद थे सबको मिला लिया किसमें? एक मगध में। तो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। याद रखेगा। और संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने वाला काम सबसे पहले किस वंश के शासकों ने किया? मौर्य वंश के। कौन? मौर्य वंश के। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, क्योंकि संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश ने किया था। संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने वाला काम किस वंश के शासकों ने किया? मौर्य वंश। याद रखेगा। और भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। किस काल को? गुप्त काल को। याद रखेगा, गुप्त काल को। तो क्या कहता है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। यानी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। और याद रखेगा, जो हम्पी के अवशेष है उसको यूनेस्को के विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, वर्ष 1986 में। कब? वर्ष 1986 में। ठीक है, तो 24 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? प्रमुख रूप से पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल एवं बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में। ठीक है, तो पहले ऑप्शन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिखेंगे। 25 का ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, 25 का ऑप्शन ए में दिया हुआ है बम्बई। ए में दिया हुआ है बम्बई। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बम्बई के बाद पंजाब है, पंजाब। और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है बंगाल, बंगाल। और डी में जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्या दिया हुआ है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं क्या दिया हुआ है, डी में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यह जो बम्बई है यहाँ पर कौन व्यवस्था लागू हुआ था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद बंगाल में जो हुआ था अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। देखिए ये सब क्या है, ये भू राजस्व की कर की एक प्रक्रिया, ये क्या है, भू राजस्व वसूल करने वाली एक क्या समझ सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था कहाँ, बम्बई में। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में, कौन व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू हुआ था बम्बई में 1792 में। कब, 1792 में। उसके बाद है महालवाड़ी व्यवस्था, पंजाब में लागू हुआ था। पंजाब सबसे पहले मद्रास पंजाब इसी में लागू किया गया था, और पंजाब में लागू किया गया था 1822 में। कब, 1822 में। उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त तो 1793 में। कब, 1793 में। कहा, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में। कहा, बंगाल बिहार एवं उड़ीसा में क्या कहते हैं, लागू किया गया था। तो सबसे पहले ये भी पूछेगा ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो जनक थे, पूछेगा इसके जनक। तो याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। ठीक है, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड किसके जनक थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था के। उसके बाद है महालवाड़ी व्यवस्था, तो इन्हीं के द्वारा, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा क्या बम्बई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। थॉमस मुनरो एवं क्या कहते हैं, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा बम्बई में 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, और उसके बाद है क्या कहते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया था, 1822 में। कब लागू किया गया था, 1822 में। कहाँ, पंजाब में 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। तो आपसे इसका भी जनक पूछेगा ना, तो इसका जनक कौन है, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, याद रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था के जो जनक है मार्टिन बर्ड। कौन हो जाएंगे, मार्टिन बर्ड। याद रखिएगा मार्टिन बर्ड, ये जनक थे, मार्टिन बर्ड इसके जनक थे। ठीक है, याद रखिएगा मार्टिन बर्ड जनक थे, ये इसके द्वारा लागू नहीं किया गया था। मार्टिन बर्ड इस जनक थे। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, मार्टिन बर्ड। और आपसे पूछेगा महालवाड़ी व्यवस्था के जनक मार्टिन बर्ड थे, लेकिन लागू किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। याद रखिएगा सबसे पहले क्या कहता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, बम्बई में। रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में लागू हुआ था। कब लागू हुआ, 1792 में। 1792 में किसके द्वारा, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा याद रखिएगा बम्बई में 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। उसके बाद है महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में लागू किया गया था, और सबसे पहले पूछेगा तो महालवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू किया गया था। कहाँ, मद्रास। क्या कहते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था कहाँ, पंजाब में। पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। अब कहिएगा लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ तो लिखे मार्टिन बर्ड। तो मार्टिन बर्ड महालवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। कहेगा महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, मार्टिन बर्ड। और कहेगा महालवाड़ी व्यवस्था लागू किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा महालवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था वह किसके द्वारा, तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और ये वही लॉर्ड वेलेस्ली है जिन्होंने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। सहायक संधि को किसने शुरू किया, लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा, और लॉर्ड वेलेस्ली ने ही 1822 में पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1822 में पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, और इसके क्या कहते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था के जनक मार्टिन बर्ड, और लागू किया गया लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। ठीक है, उसके बाद है बंगाल में। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में। याद रखिएगा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा।
लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लागू किया था? 1793 में। कब? 1793 में। तो क्वेश्चन कहता है 25 का अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो अभी लिखे अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में। ठीक है, बंगाल, बिहार एवं ओडिशा में। तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। कब लागू हुआ था? 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो पंजाब में, बम्बई में लागू हुआ था। कहाँ? बम्बई में। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई में लागू हुआ था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड के द्वारा। कब? 1792 में। और कहेगा महलबारी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो महलबारी व्यवस्था जो लागू हुआ था वो पंजाब में लागू हुआ था 1822 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और पूछेगा महलबारी व्यवस्था के जनक कौन है? मार्टिन बॉर्न। ठीक, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद 26 में क्या कहता है? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाजीराव, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कौन? लक्ष्मीबाई। उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है दिलीप सिंह, और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है कुंवर सिंह। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाजीराव। बाजीराव द्वितीय या अंतिम पेशवा थे। ठीक है, पेशवा सम्राट के अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय, याद रखेगा। उसके बाद है बी में लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? दिलीप सिंह। ऑप्शन सी में दिया हुआ है दिलीप सिंह। उसके बाद ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है अब कुंवर सिंह। देखिए क्या कहते हैं, लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी? झांसी से कौन नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी से किसने किया था? लक्ष्मीबाई। याद रखेगा, लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह का झांसी से किसने नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई। उसके बाद है कुंवर सिंह। तो याद रखेगा, कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? जगदीशपुर, यानी बिहार के जगदीशपुर से। आरा के जगदीशपुर, आरा जिला है ना बिहार में, उसी के जगदीशपुर गाँव से। जगदीशपुर और जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। याद रखेगा, जगदीशपुर बिहार में। तो बिहार से किसने नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। याद रखेगा, बिहार से नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह। याद रखेगा, और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। कौन? कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, क्या कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो याद रखेगा, जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। याद रखेगा, जगदीशपुर आरा जिला में पड़ता है, और जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में। ठीक है, याद रखेगा, बिहार में। और लक्ष्मीबाई कहाँ से नेतृत्व की थी? झांसी से। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्लियर हो गया। 26 नंबर में कहता है बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कहता है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। और याद रखिएगा, संथाल विद्रोह में इनके नेता जो थे वो कौन थे? सिद्धू एवं कानू। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिद्धू, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कालीराम, और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं 27 नंबर का ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? बिरसा मुंडा। और ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है सिद्धू। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कालीराम। ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। डी में जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, देखिए क्या कहता है? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा जो थे वो किस विद्रोह के नेता थे? मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और मुंडा विद्रोह हुआ कब था? तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 एडी। 1900 एडी में हुआ था। 1899 से 1900 एडी तक चला था। कौन? मुंडा विद्रोह। सिद्धू कौन विद्रोह के? संथाल विद्रोह के नेता। संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह। कब हुआ था?
1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो आपसे पूछ रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का जो नेता था वह सिद्धू एवं कान्हू था, सिद्धू एवं कान्हू। ठीक, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिद्धू। और पूछेगा संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900 एडी के बीच में। 1899 से 1900 तक कौन विद्रोह हुआ? मुंडा विद्रोह। कहेगा मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 से 1900। और कहेगा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। कौन? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और कहेगा मुंडा विद्रोह का एक अन्य नाम है क्या? उल गुलान विद्रोह। उल गुलान विद्रोह क्या कहते हैं? उल गुलान। उल गुलान विद्रोह किसका नाम है? मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम क्या है? उल गुलान विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ये पूछ दे मुंडा विद्रोह हुआ कब या चाहे उल गुलान विद्रोह कब हुआ? मुंडा विद्रोह या उल गुलान विद्रोह कब हुआ? तो 1899 से 1900 के बीच में। उसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। ठीक, तो क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 27 का सही आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 28वां क्वेश्चन कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1925, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1917, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1912 और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है 1905। तो देखिए ऑप्शन लिखते हैं हम लोग। क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 के में दिया हुआ है 1925, बी में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 1917, सी में जो दिया हुआ है 1912 और डी में जो दिया हुआ है क्या है तो 1905। देखिए तो जो बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? कहेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। कब? 1917 में। ठीक है, 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में। 1925 में याद रख सकते हैं 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे सरोजनी नायडू। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, या प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? तो याद रखिएगा कौन? श्रीमती सरोजनी नायडू। और कहेगा श्रीमती सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। 1925 के कानपुर अधिवेशन, इसको लिखे नहीं सीधे सुन लीजिए। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। और आपसे पूछेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? श्रीमती सरोजनी नायडू। और पूछ देता सीधे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो याद रखिएगा कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, वो भारत की नहीं थी। और भारतीय पूछ रहा है यानी भारत की पूछेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन की। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 28 का सही आंसर बी हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में। सॉरी 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। कब? 1917 में। ठीक है, उसके बाद दामिनीको क्या था? तो ये कै गो वीडियो में बता दिए। दामिनीको क्या था? दामिनीको एक बार सुन लीजिए, दामिनीको भूभाग था। दामिनीको क्या था? भूभाग था। दामिनीको एक भूभाग था। ठीक है, तो 29 का सही आंसर जो हो जाएगा 29 का ए हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 29 का सही आंसर ए। दामिनीको क्या था? भूभाग। उसके बाद कार्नवालिस कोड कब बना? तो याद रखिएगा कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। कब बना? 1793 में। यानी 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1793 में कार्नवालिस कोड बना था। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में, किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब? 1793 में। और कहेगा कार्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में, क्योंकि 1793 में नहीं अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। याद रखिएगा कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 में। ठीक है, तो जो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 का क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कार्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 में। उसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ? तो देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ?
तो ऑप्शन 31 नंबर पूछा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1855 1855। उसके बाद बी में जो दिया हुआ है कब, बी में दिया हुआ है 1851। सी में जो दिया हुआ है 1841 और जो डी में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 1832। तो देखिए 1855 में कौन विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह। 1855-56 में अभी ये बोले थे संथाल विद्रोह कब हुआ, लिखे भी है 1855-56 में संथाल विद्रोह। और कहेगा 1832 में कौन सा विद्रोह हुआ, तो 1832 में जो हुआ था भूमिज विद्रोह। कौन विद्रोह, भूमिज विद्रोह। याद रखिएगा भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832 में। कब, 1832 में। 1832 में भूमिज विद्रोह हुआ था। इसके जो नेता थे पूछेगा भूमिज विद्रोह के नेता, तो याद रखिएगा इसके नेता कौन थे, गंगा नारायण नेता। इसके नेता क्या हो जाएंगे, गंगा नारायण क्या हो जाएंगे इसके नेता, गंगा नारायण हंगामा। पूरा नाम है गंगा नारायण हंगामा। याद रखेगा क्या, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे, गंगा नारायण हंगामा। कौन, गंगा नारायण हंगामा। और भूमिज विद्रोह हुआ कब था, 1832 में। कब, 1832 में। पूछ देगा भूमिज विद्रोह कब हुआ था, 1832 में। इसके नेता कौन थे, गंगा नारायण हंगामा। और कहेगा संथाल विद्रोह कब हुआ, तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 में। और इसके जो नेता थे संथाल विद्रोह के, वो नेता कौन थे, नेता पूछेगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो अभी बताए सिद्धू एवं कान्हू। कौन, सिद्धू एवं कान्हू किसके नेता थे, संथाल विद्रोह के नेता। सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। कब हुआ था, 1855-56 में। तो क्या कह रहा है, संथाल विद्रोह कब हुआ, 1855 में। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1855 में। ठीक है। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1909, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 1910 और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है 1911, तो ऑप्शन और डी में दिया हुआ है 1912। तो देखिए कलकत्ता यानी भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, पहले कहेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो नई दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहाँ थी, दिल्ली। दिल्ली कहने का मतलब हो गया पुरानी दिल्ली, यानी पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहते हैं, जिसको शाहजहां ने बसाया था। कौन बसाया था, शाहजहां ने। पुरानी दिल्ली को कौन बसाया, शाहजहां। तो इसीलिए पुरानी दिल्ली को शाहजहानाबाद कहते हैं। तो नई दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, दिल्ली। दिल्ली कहने का मतलब हो गया पुरानी दिल्ली। और दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कहाँ थी, कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता। तो कहता है कलकत्ता से भारत की राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली कब लाया गया, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, क्या कहता है 32 के, हाँ 32 का क्या हो जाएगा, सी। 32 का सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 32 का सी 1911 में। याद रखेगा कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कब लाया गया, 1911 में। कब, 1911 में। कया लाया गया था, 1911 में। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से परिवर्तित करके दिल्ली लाया गया। और 1911 से 1931 तक भारत की राजधानी क्या रही थी, दिल्ली, पुरानी दिल्ली। यानी दिल्ली कहने का मतलब पुरानी दिल्ली। उसके बाद 1931 के बाद अभी तक जो भारत की राजधानी है वो कहाँ है, नई दिल्ली। पूछेगा वर्तमान में भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब लाया गया था, तो नई दिल्ली जो भारत की राजधानी लाया गया था परिवर्तित करके दिल्ली से 1931 में। कहाँ लाया गया था, 1931 में। कलकत्ता से दिल्ली कहेगा तो 1911 में। और कहेगा दिल्ली से नई दिल्ली कब लाया गया, 1931 में। याद रखेगा दिल्ली से नई दिल्ली 1931 और कलकत्ता से दिल्ली 1911 में। 1911 से 1931 तक भारत की राजधानी कहाँ रही, दिल्ली, यानी शाहजहानाबाद। और शाहजहानाबाद यमुना नदी के तट पर बसाएगा। ठीक है, याद रखेगा। तो क्या कहता है 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो क्वेश्चन कहता है उसी को सीधे अति कर दिया है। क्या कहता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 में। ठीक है, दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है 32 नंबर हो गया। 33 क्या कहता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो याद रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो सबसे पहले ये देखिए गेटवे ऑफ इंडिया आपसे पूछेगा, गेटवे ऑफ इंडिया आपसे पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया सबसे पहले किस शैली में बना हुआ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बना हुआ है इंडो सारा सैनिक शैली, जो भवन निर्माण की एक शैली थी। भवन निर्माण की शैली थी
इंडो सारा सैनिक शैली, उसी शैली के आधार पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है। कहेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस शैली के आधार पर हुआ है, तो कहिएगा इंडो सारा सैनिक शैली। सबसे पहले देखिए गेटवे ऑफ इंडिया क्या कहता है, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये है कहाँ पहले, ये देखिए स्थिति। गेटवे ऑफ इंडिया सबसे पहले इसकी जानिए स्थिति। गेटवे ऑफ इंडिया स्थिति कहाँ है इसकी, तो स्थिति जो है मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया स्थिति कहाँ है, मुंबई। और इंडिया गेट कहेगा तो दिल्ली, और गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों में फर्क है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में, याद रखेगा। इसकी नींव पड़ी कब, कहेगा नींव पड़ी थी कब, 1911 में। और कहेगा क्या कहते हैं, निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ था, निर्माण कार्य प्रारंभ कब हुआ, 1913 में। उसके बाद है निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, निर्माण कार्य पूर्ण कब हुआ, 1924 में। कब, 1924 में। देखिए क्या कहता है गेटवे ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। और इंडिया गेट नई दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट नई दिल्ली, याद रखेगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। और इसकी नींव कब पड़ी थी, नींव मतलब नींव कब पड़ी थी, किसके द्वारा कहा गया, नींव पड़ी थी 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया बनने का जो नींव पड़ा था कब, 1911 में नींव पड़ी थी। और बनना प्रारंभ कब हुआ, मतलब इसका जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये बनना चालू कब हुआ, तो 1913 में। 1913 में बनना चालू हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया बनना चालू कब हुआ था, 1913 में। और बनकर तैयार कब हो गया, बनकर जो तैयार हुआ था कहिए 1924 में। याद रखेगा गेटवे ऑफ इंडिया का नींव पड़ा था 1911 में, किसके स्वागत में, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में। जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी जो था मेरी, जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी थी। कब पड़ी थी, 1911 में। कब, 1911 में। तो आपसे ऑप्शन में ज्यादा यही पूछता है, 1911 1924 देगा। सीधे कहेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो आपसे ऑप्शन में 11 देगा, नहीं तो 24 देगा। तो कहेगा 1924 दिया है तो 1924 मारिएगा, और अगर 1911 दिया है तो 1911 मारिएगा। लेकिन यहाँ पर 1913 दिया हुआ है, तो निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ था 1913 में, तो 1913 ही मारिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया की नींव पड़ी 1911 में, और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1913 में, और बनकर जो तैयार हुआ था 1924 में। तो क्या कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ 1914, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1913, और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है 1917, और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है 1910। तो क्या हो जाएगा, इसमें 1913 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 33 के बी, 33 के याद रखिएगा बी, 33 के बी में दिया हुआ है 1913, बी में 1913 दिया हुआ है। ठीक है, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 1913 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1913 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए में दिया हुआ 1914, तो याद रखेगा 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 में। याद रखेगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, तो क्या कहते हैं 33 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़े। 33 का क्वेश्चन के सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किया था कब किया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था कहिया, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, 1515 में, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1512 में, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1510, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1509। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 का सही आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। और ये गोवा जो था ना, ये गोवा क्या कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी इस पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। भारत की जब स्वतंत्र हो गया फिर भी पुर्तगाली गोवा पर अधिकार किया हुआ था। ठीक है, गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था 1510 से, और 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया। कब, 1961 में। पूछेगा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया, तो 1961 में। और गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कब कर लिया, 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया, और मुक्त कर कब कराया गया, तो याद रखिएगा 1961 में। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया 1961 में। कहिया 1961 में, याद रखिएगा गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया 1961 में। ठीक, और अधिकार कर लिया था 1510 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद 35 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1885, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है 1934, और ऑप्शन सी में 1771 और ऑप्शन डी में 1673। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही नहीं दिया हुआ है। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ध्यान से सुनिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया था? 1773 में, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है 1773। एक ऑप्शन है ना 1773। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर, और कहेगा स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में। लेकिन 12th में सीधे पूछेगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन देगा 1773। 1774 ऑप्शन नहीं देगा। ये थोड़ा ऊंचा, जब आगे बढ़िएगा तब पढ़ना है। 1774 में कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 12th में यही पूछेगा। आपके इंटर के एग्जाम में क्या पूछेगा? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आप कहिएगा 1773 में। क्या कहिएगा? 1773 में। और ऑप्शन में भी देगा 1773, 1774 नहीं देगा। तो क्या कहता है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 35 का। ऑप्शन ए क्या कहता है? 35 का ए दिया हुआ है 1885, 1885। बी में जो दिया हुआ है 1934, 1934। उसके बाद सी में जो दिया हुआ है क्या है? सी में है 1771 दिया हुआ है, लेकिन 1773 इसको बना दिए। 1773 इसको बना दीजिए, 71 नहीं, 1773। और डी में क्या है? 1910 नहीं, डी में है 1900। डी में क्या है? 1673, 1673। देखिए डी में जो दिया हुआ है 1673। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? 1773 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 35 का सही आंसर सी हो जाएगा। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर। तो यानी 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आपसे पूछेगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया? 1773 में। पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया कब? रेगुलेटिंग एक्ट भारत आया। रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया था? 1773 में। याद रखिए रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया था? 1773 में। याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का गठन कब हुआ? कांग्रेस का गठन। पूछेगा कांग्रेस का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो गठन हुआ था कब? 1885 में। ये भी पूछ दिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया मुंबई में। कहा? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। कहा? मुंबई में। ठीक है, इसको याद रखेगा। कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में। रेगुलेटिंग एक्ट भारत कब आया? 1773 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब? 1773 में। ठीक है, तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 में क्या कहता है? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1853 में। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1953, बी में 1853 और सी में 1873 और डी में 1773। आई में 1773 दे दिया हुआ है, आई में 1773 ना दिया है। देखते हैं 36 में 1773। तो 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के आधार पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी कब चली थी? 1853 में। याद रखेगा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 में। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? रेलवे की शुरुआत याद रखेगा, रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को रेलवे की शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी। कहेगा उस समय गवर्नर जनरल एम्बेसडर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कहेगा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 में। और डेट क्या था? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी। कहां से कहां तक? 1853 को
तो कहेगा कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो रेलवे की शुरुआत सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच, याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी। और कितनी किलोमीटर दूर थी? 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कहेगा भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चली थी। और कितनी किलोमीटर दूरी? 34 किलोमीटर दूर, 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। और कहेगा भारत में रेलवे की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक तार का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को रेल डाक एवं तार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेल डाक एवं तार का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में रेल डाक तार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में रेल डाक एवं तार का जनक कहा जाता है किसको? लॉर्ड डलहौजी को, याद रखिएगा। कहेगा लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक एवं तार का जनक कहा जाता है कि नहीं? तो हाँ, कहा जाता है। कहेगा भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक, ठीक है, 34 किलोमीटर की दूर थी। उसके बाद किसके द्वारा भारत में रेल की शुरुआत की गई? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल डाक एवं तार का जनक कहा जाता है। रेल डाक एवं, क्योंकि इसी के समय में सबकी स्थापना हुई। रेल की शुरुआत इसी के समय में हुई, डाक की भी इसी के समय में, और तार, रेल डाक तार का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 36 का बी यानी 1853 में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़े। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसको खत्म करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अब ये लिखे हैं यहाँ, कांग्रेस की स्थापना 1885 में। देखिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1887। क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1887। और बी में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है 37 का बी 1885। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है क्या है? ऑप्शन सी में 1875 और डी में जो दिया हुआ है 1857। तो देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन, दक्कन दंगा आयोग का गठन। उसके बाद 1857 में क्या? सिपाही विद्रोह। देखिए क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1885 में। और डेट पूछेगा तो कब हो जाएगा? डेट पूरा याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। कहा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में, यानी बंबई में जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय कहाँ है? बंबई में। वहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 28 दिसंबर 1885। डेट क्या था? 28 दिसंबर 1885, याद रखिएगा। उसके बाद 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन। पूछेगा दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? 1875 में। कहेगा दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? 1875 में। और पूछेगा दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट है वो ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 1878 में। लेकिन दक्कन दंगा आयोग जो गठित हुआ था कब गठित हुआ था? 1875 में। कहिए गठित हुआ था 1875 में। और 1857 की क्रांति आप जानते हैं, 1857 का जो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। इसके नेता कौन थे? आपसे पूछेगा 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय नेता कौन थे? यानी राष्ट्रीय नेता पूरे देश के राष्ट्रीय नेता कहेगा सिपाही विद्रोह के 1857 के
सिपाही विद्रोह के राष्ट्रीय नेता, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय नेता जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे एवं 1857 के सिपाही विद्रोह के राष्ट्रीय नेता। कहेगा 1857 के सिपाही विद्रोह के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885 में। दक्कन दंगा कब गठित हुआ? 1875। ठीक, तो क्या कहता है 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। ऑप्शन नंबर बी सही। 37 के ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये उस दिन बताए थे जो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ लिख देते स्वतंत्र भारत के, सीधे लिखे स्वतंत्र भारत के। ये सब स्वतंत्र यानी आजादी के बाद की बात हो रही है, स्वतंत्र भारत के। देखिए स्वतंत्र भारत के ऊपर कर दिए। अब देखिए प्रथम गवर्नर जनरल, कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद क्या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। याद रखेगा सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। कहेगा अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। देखिए जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो भारत के गवर्नर जनरल बने उसके बाद इनके गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत के जब आजाद हो गया तो गवर्नर जनरल का क्या काम था? जब भारत में जब प्रधानमंत्री बनिए गए तो गवर्नर जनरल का काम क्या था? इसीलिए गवर्नर जनरल के पद को सी राजगोपालाचारी जब गवर्नर जनरल बने उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो इस हिसाब से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो ऐसे कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कंफ्यूज नहीं होना है। कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और कहेगा लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत कब आया था? तो याद रखेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। और कहेगा भारत ये कब आया था? स्वतंत्र भारत क्या कहते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1947 को। कहेगा ये भारत आया था कब? 24 मार्च। याद रखेगा 24 मार्च 1947 को ये भारत आया था। कब? 24 मार्च 1947 को। कहेगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया था? 24 मार्च 1947, यानी 1947 डेट नहीं भी याद रखेगा तो ये चलेगा। क्या कहता है? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत कब आया? 1947 में। कब आया? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के, यहाँ लिख दिए स्वतंत्र भारत के, सब स्वतंत्र भारत के बाद की बात हो रही है, आजादी के बाद की बात है। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और कहेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब ये लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये भारत का नहीं था, ये ब्रिटेन का था, ये इंग्लैंड का था, तो ये भारत का नहीं था, तो ये प्रथम गवर्नर जनरल बना। और कहेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जो ऐसे व्यक्ति जो भारत के वो गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और कहेगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो अभी बताए हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी के बाद इस गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो भारत के इस प्रकार कौन हो, क्या हो जाएंगे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या कहता है 38 का क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 38 का सी हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन। देखिए 38 का हम ऑप्शन लिख देते हैं। 38 ए में दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, क्या दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन। बी में क्या दिया हुआ है, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा। सी में जो दिया हुआ है सी राजगोपालाचारी, क्या दिया हुआ है, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या कहता है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ लिखे ना अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इधर लॉर्ड कर्जन है, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा किया था कौन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा किया कौन, बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया, तो लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड माउंटबेटन तो प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल। और उसके बाद सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा। तो क्या कहता है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा किया था, कहेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था, लॉर्ड कर्जन। और कहेगा कब किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में किया था। कब, 1905 में, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा जो किया था कब किया था, 1905 में। और कहेगा लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा किया। उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और एक बात याद रखेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाए थे, तो कौन दिलाए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन दिलाए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि 1947 में जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उस समय तो राष्ट्रपति थे नहीं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो थे नहीं, शपथ दिलाएंगे। तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो कौन दिलाए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और उधर पाकिस्तान में लियाकत अली को, पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल था कौन उस समय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना उधर किसको शपथ दिलाया, लियाकत अली को। और इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखेगा। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन दिलाया, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन था, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखेगा। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 38 नंबर तक समझ में आ गया होगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 39 नंबर जो हमारा क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है क्या कहता है, ऑप्शन सी में सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन लिखते हैं, हम पहले उसको 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन लिखेंगे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद हम सारे समिति लिखेंगे, राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद क्या कहता है, बी में जो दिया हुआ है बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद सी में जो दिया हुआ है सरदार पटेल, सरदार पटेल। और डी में जो दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए
तो राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति आपसे पूछेगा, संचालन समिति, संचालन समिति आपसे पूछेगा। उसके बाद पूछेगा एक और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति। संचालन समिति के बाद पूछेगा राष्ट्रध्वज संबंधी समिति। राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, याद रखिएगा राष्ट्रध्वज संबंधी समिति की। देखो क्या कहता है, सबसे पहले कहता है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक और भी हो सकता है, क्या कहते हैं, राष्ट्रध्वज संबंधी समिति क्या अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। क्या कहता है उसके बाद है बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, याद रखिएगा प्रांतीय संविधान समिति। आपसे पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो संघ शक्ति समिति के संघीय संविधान संबंधी समिति। देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति। उसके बाद है संघीय संविधान समिति। उसके बाद एक और हो जाएगा राज्यों से संबंधित समिति। राज्यों से संबंधित समिति क्या हो जाएगा? राज्यों से संबंधित समिति। तो आपसे पूछेगा, और इधर कह रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। और कहेगा प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है? तो प्रारूप समिति का अन्य नाम मसौदा समिति है या पांडुलेखन समिति है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ड्राफ्टिंग कमेटी। और संविधान बनाने वाली जितनी भी समितियां गठित हुई थी, संविधान बनाने के लिए प्रमुख समिति 13 समिति गठित हुई थी। कितनी समितियां? 13 समिति। उन सब में सबसे प्रमुख कहेगा तो कौन हो जाएगा? प्रारूप समिति। क्या कहेगा? प्रारूप समिति। आपसे पूछेगा संविधान बनाने वाली जितनी भी समितियां गठित हुई थी उसमें सबसे प्रमुख समिति कौन थी? प्रारूप समिति। एक बार में सीधे समझ लीजिए, संविधान बनाने में सबसे अहम भूमिका किसका था? प्रारूप समिति का। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा। और संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति कौन थी? प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ था? आपसे पूछेगा ना प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और कहेगा प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट संविधान सभा को कब दिया? संविधान सभा को जो प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट दिया था 21 फरवरी 1948 को। कब? 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना रिपोर्ट दिया। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? अध्यक्ष सहित। कहेगा अध्यक्ष को लेकर प्रारूप समिति में कितने सदस्य? तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष सहित जो सदस्य की संख्या थी वो थी 7 सदस्य थी। और 7 सदस्य में से 2 को मर गए, उसके बाद एगो त्यागपत्र दे दिया और एगो की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले वो 7 सदस्य कौन कौन थे? तो ये सुन लीजिए। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद चौथा मोहम्मद सादुल्ला। 5वां के एम मुंशी। 6ठा
BL मित्तर और सातवां DP खेतान। तो देखिए क्या हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर, DP खेतान, ये सभी जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इसमें से अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और कहेगा BL मित्तर जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में से BL मित्तर त्यागपत्र दे दिए। कहेगा BL मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति में किसे सदस्य बनाया गया, तो जब कोई त्यागपत्र दे देगा तो उसके स्थान पर किसी सदस्य को लाना तो जरूरी है ना। तो इसीलिए BL मित्तर के जब त्यागपत्र दे दिए तो प्रारूप समिति में जो सदस्य बने थे वो कौन बने थे, तो याद रखिएगा BL मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने N माधवराव। कौन, N माधवराव। आपसे पूछेगा BL मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति में किसे सदस्य बनाया गया, N माधवराव को। और उसके बाद DP खेतान की मृत्यु हो गई। तो DP खेतान की मृत्यु होने के बाद उसके स्थान पर जो आए थे वो कौन आए थे, तो कहेगा DP खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में किसे सदस्य बनाया गया, तो याद रखिएगा TT कृष्णामाचारी को। किसको, TT कृष्णामाचारी या BT कृष्णामाचारी, कुछ कर सकते हैं, TT कृष्णामाचारी या BT कृष्णामाचारी, ठीक है। तो BL मित्तर के त्यागपत्र देने के बाद प्रारूप समिति में सदस्य कौन बने, N माधवराव। और DP खेतान की मृत्यु के बाद कौन बने, TT कृष्णामाचारी। तो प्रारूप समिति समझ में आ गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसने अपना रिपोर्ट संविधान सभा को कब दिया, तो संविधान सभा को रिपोर्ट अपने दिया थे 21 फरवरी 1948 को। और संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति कौन थी, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और पूछेगा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे ये पूछेगा संचालन समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी, या पूछेगा कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सब के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति, संचालन समिति या कार्य संचालन समिति का है तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति के। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछेगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो किस समिति के अध्यक्ष थे, तो कहेगा संघ शक्ति समिति के। उसके बाद संघीय संविधान समिति, उसके बाद राज्यों से संबंधित समिति। तो याद रखिएगा संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति एवं राज्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, क्या करें, संघीय संविधान समिति, सॉरी, संघ शक्ति समिति, हाँ, संघीय संविधान समिति और राज्यों से संबंधित समिति, यानी संघ शक्ति समिति, उसके बाद राज्यों से संबंधित समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री पूछेगा कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद है सरदार पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्योंकि जितने भी उस समय जो प्रांत थे, उस समय का एकीकरण, सब प्रांतों का एकीकरण कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। क्या भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो याद रखिएगा भारत के प्रथम विधि मंत्री, यानी भारत के प्रथम कानून मंत्री जो थे वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, याद रखिएगा संविधान बनाने के लिए जितने भी सदस्य थे उन सब में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यानी संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे ना, उन सब सदस्य में सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और राजेंद्र प्रसाद, तो आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य व कृषि मंत्री भी थे। खाद्य व कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम।
याद रखिएगा। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है वह भारतीय जनता में निहित है। किसमें निहित है? भारतीय जनता में। लेकिन भारतीय जनता इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं, जनता दिया ही नहीं है। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति में, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है संविधान में, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है न्यायपालिका में, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है प्रधानमंत्री में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा संविधान में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो 40 का सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। बी में क्या है? संविधान। और सी में क्या है? न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्य के अध्यक्ष होते हैं। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है? तो सबसे पहले ये जानिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में कहाँ से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। यानी संसदीय शासन प्रणाली भारत में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो राज्य के अध्यक्ष होते हैं, यानी राष्ट्र के, राज्य कहने का मतलब यहाँ देश हो रहा है, ठीक है। तो राज्य के जो अध्यक्ष होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में वो राष्ट्रपति होते हैं। और कहेगा संसदीय शासन प्रणाली में शासन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। यानी राज्य के अध्यक्ष कौन हो गए? राष्ट्रपति। और शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। राज्य के अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हो जाएगा राज्य एवं शासन दोनों के अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे। जैसे अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। वहां प्रधानमंत्री होता है? नहीं होता है। अमेरिका में प्रधानमंत्री होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं। और अमेरिका में शासन एवं राज्य दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, जिसमें राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और पूछेगा शासन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए संसदीय शासन प्रणाली है हमारे भारत में। तो राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के अध्यक्ष। राज्य के अध्यक्ष होते कौन? राष्ट्रपति। राज्य के अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रथम, देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री शासन के अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा शासन के अध्यक्ष, शासन के अध्यक्ष। उसके बाद शासन के अध्यक्ष और क्या कहते हैं? कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका के वास्तविक, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख। देखिए तो सबसे पहले कहेगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो जिसमें संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राज्य के अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। और कहेगा कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख मतलब नाम मात्र की कार्यपालिका किसमें नहीं था? राष्ट्रपति। मतलब शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उनके शक्ति का जो प्रयोग करते हैं वास्तविक रूप से कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो शासन के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख, कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद न्यायपालिका। तो भारत में जो न्यायपालिका है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एकीकृत न्यायपालिका है भारत में। और न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष। याद रखिएगा। और संविधान, तो संविधान में भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। संप्रभुता निहित है, संप्रभुता निहित है। याद रखिएगा संप्रभुता निहित है। किसमें? संप्रभुता निहित है। तो देखिए संप्रभुता नहीं है संविधान में, लेकिन ऑप्शन दिया रहता है जनता, तो क्या कहिएगा? जनता में। संविधान में नहीं, लेकिन जनता नहीं है तो संविधान में। ऑप्शन में जनता आइए ना है तो क्या हो जाएगा? संविधान में। दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? संविधान। ठीक है। तो कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें नहीं है? संविधान में।
याद रखिएगा संविधान में। और हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके सबसे ऊपर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 25 उच्च न्यायालय है, और उस 25 उच्च न्यायालय के अंदर हर एक उच्च न्यायालय के अंदर कई जिला न्यायालय होते हैं, ठीक है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, ठीक है। तो न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है, एवं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका पूछेगा भारत में कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। किस देश से? अमेरिका से, ठीक है। और राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। संविधान के जो विदेशी स्रोत है उसको हम लोग एक दिन क्लियर कर लेंगे। जो भारतीय संविधान में किस देश से कौन सा संविधान में, किस संविधान से भारत में क्या क्या लिया गया उसको हम लोग एक दिन क्लियर कर लेंगे, अगला वीडियो में किसी दिन उस पर वीडियो बता देंगे। क्या कहता है? तो ये सब जितना भी बोले, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, ठीक है। याद रखिएगा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, ठीक है। क्या कहते हैं? और उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से लिया गया? स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 40 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें नहीं था? संविधान में। जनता दिया रहता तो जनता होता, लेकिन जनता नहीं है, तो संविधान में ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज हम लोग 2015 का जो हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक है उसके सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे 2016 का, यानी 2016 का कल से स्टार्ट करेंगे, और 2015 का खत्म हो गया, ठीक है। उस दिन 23 नंबर तक पढ़े थे, और आज 24 से 40 तक पढ़े, ठीक है। तो आज के सेशन को रहने दीजिए।